हेडिंग बनाइए, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में एटम्स आर neither created nor destroy during the course of reaction। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन के ड्यूरेशन में किसी भी एलिमेंट का एटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि C+O2, करेक्ट ना एवरीवन, CO2। तो नो डाउट यहाँ पे कार्बन इस रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, रिएक्शन किया, बट यहाँ पे कार्बन का 10 एटम अगर रहा होगा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिएक्शन के बाद इस तरफ जो CO2 बनेगा उसमें कार्बन का 10 एटम ही प्रेजेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ओके, समझे मेरे बातों को? इसका मतलब POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट बिफोर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन। करेक्ट? लिखिए, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, द POAC स्टेट दैट total number of atom of any element before reaction must be equal to आफ्टर रिएक्शन। मतलब किसी भी एलिमेंट का टोटल एटम, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट उस कंडीशन के लिए आपको बता रहे हैं जिस कंडीशन पे मान लेते हैं कि हम लोग C+O2, करेक्ट एवरीवन, और CO2 इसका 10 मोल लिए हुए थे, समझिएगा बातों को, और 10 मोल में से इसका 6 मोल बचा हुआ रह गया, तो कितना मोल रिएक्शन में गया? तो ये मेरा स्टेटमेंट 10 मोल पे रहेगा या 4 मोल पे रहेगा? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए मैं बोल रहा हूं, जो रिएक्शन में गया ही नहीं उसके लिए स्टेटमेंट नहीं है। दिस स्टेटमेंट फॉर those that amount which are actually consumed during the reaction, right? तो नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, अदरवाइज होगा क्या कि यहाँ पे 10 लिए थे, 6 बचा रह गया, और आप मेरा ये लाइन पढ़े और यहाँ पे इसको बराबर कर रहे हैं इसके साथ, तब नहीं होगा। किसके साथ बराबर होगा? 10 के साथ बराबर होगा या 4 के साथ बराबर होगा? This statement valid for that quantity which are consumed during the reaction। समझ गए ना? लिख लीजिए। आप लोग को एक बुक बताया ना, RC मुखर्जी, सब लोग अब ले लिए होंगे मोटा मोटी। जितना भी बुक बोला गया है, जो कंपलसरी बोला गया है, खास प्रॉब्लम का बुक, उसको तो ले ही लेना है।
चलिए, हो गया यहाँ तक। देखिए, समटाइम्स ऐसा होगा कि आपसे रिएक्शन बैलेंस होगा ही नहीं, आपसे नहीं, मुझसे भी नहीं बैलेंस होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आरसी मुखर्जी में मैं देखता हूँ मोल कॉन्सेप्ट या स्टोचियोमेट्री में, या एक चैप्टर है जिसका नाम है इडियोमेट्री, उन सब में 80% क्वेश्चन पीओसी से बना देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, करेक्ट ना। तो इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा खासियत ये है सबसे बड़ा खासियत है कि दिस इज वेरी मच fruitful when a student does not have क्लास में, ठीक। This is very much fruitful when a student does not have idea about balancing, मतलब उनसे बैलेंस नहीं हो रहा है, ये पता है कि बन रहा है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये मेथड अल्टीमेट काम करेगा। समझ गया स्टूडेंट। तो इसका एक लाइन में ही सब कुछ है। पहला लाइन फिर से पढ़िए तो, पीओसी क्या बोलता है। टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, बट दिस स्टेटमेंट वैलिड फॉर व्हाट, ये उस क्वांटिटी के लिए अप्लाई होगा जो क्वांटिटी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, राइट। लेट अस सपोज KClO3 का नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से आप समझिएगा, देखिए तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है एवरीवन, ठीक है। मैं जानबूझ के अनबैलेंस रखा हूँ। और किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब पूरा एक चैप्टर जिसका नाम इडियोमेट्री है वो इसी सिर्फ एक लाइन पे बन जाएगा। तो देखिए, मैं जानबूझ के अनबैलेंस छोड़ा और KClO3 का नंबर ऑफ मोल्स N1 लिया, और जब रिएक्शन ओवर हो रहा है, व्हेन रिएक्शन ओवर, करेक्ट, तो जब रिएक्शन ओवर हो रहा है तो ये 0 है, मतलब N1 खत्म हो गया, करेक्ट, N1 खत्म। और तब आपसे पूछा जाएगा कि N2 क्या है और N3 का वैल्यू क्या है, और कंडीशन दिया हूं बैलेंस करके नहीं बनाना है, कंडीशन दिया हूं बैलेंस करके नहीं बनाना है, राइट। विदाउट बैलेंसिंग इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रिंसिपल लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन नाम ही है, राइट। इसका मतलब किसका कंजर्व करना है, नंबर ऑफ एटम कंजर्व करना है, राइट। तो भाई यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर जितना ऑक्सीजन एटम रहा होगा N1 में, उतना ही तो ऑक्सीजन एटम यहाँ पर रहा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बिफोर रिएक्शन इन N1 मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल में बोल रहा हूँ, एटम इन O2, जिसका मुझे N3 बना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप सब यहाँ देखिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं सॉल्व करने के टाइम पे, अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बोलने का मतलब ये है कि POC का मतलब एटम पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
या उससे भी बेस्ट रहेगा और भी बढ़िया हो जाएगा इसका मास से अगर स्टार्ट करें। मान लेते इसका मास m1 था, ये पूरा कंज्यूम हो गया, इससे इसका मास m2 बना और इसका मास m3 बना। चलिए एक क्या मिल जाएगा जो मैंने काम किया, मोल किसका, पूरा बात बोलते रहना है। K03 का मोल मिल जाएगा, वेरी गुड। और अगर इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या मिल जाएगा, पार्टिकल बहुत कुछ हो सकता है भाई, पूरा बात खुलकर बोलना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट पार्टिकल, पार्टिकल तो एटम भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। Na से मल्टीप्लाई करें, किसका मोल है, KCl3 मॉलिक्यूल का, राइट। तो इसे में Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे ना उसका, करेक्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका, KCl3 का। और इस KCl3 में ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है, एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ओके, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि नंबर ऑफ एटम मिल जाए ऑक्सीजन का, वेरी गुड, 3 से। तो यहाँ से जो जितना काम किया, मैं 3 स्टेप में काम किया। पहले मैंने मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया था, नंबर ऑफ मोल मिल गया, करेक्ट। फिर उसको Na से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया, और फिर जिस पे pH लगा रहे हैं उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया था, उसका एटम मिल गया, इज इट राइट। बोलिए क्या मिल जाएगा, यस। Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब क्या मिल जाएगा, वेरी गुड। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना एटम होता है, अब लेफ्ट हैंड साइड के पूरे क्वांटिटी को पढ़िए, क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड, राइट, दोज व्हिच आर कंज्यूम्ड, राइट। और राइट हैंड साइड के पूरे क्वांटिटी को पढ़िए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड, राइट। अब भाई Na और Na आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद हम लोग को बचा क्या सर, M1, यहाँ A बचा, A बचा, A बचा, A बचा, A बचा, A बचा। आपको नहीं था कि सर इसमें तो एक ही अननोन है, M1 तो दिया हुआ था, राइट, M1 गिवन था ना, A गिवन था, राइट। और निकालना क्या था, M3। तो क्या यहाँ से आपको पूरे यहाँ से लेफ्ट से राइट तक एक ही अननोन नजर आ रहा है, M3, क्या सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट हुआ, तो एक्चुअली पीओएस ब्रह्मास्त्र है, अल्टीमेट है, सबसे बड़ा बात है, विदाउट बैलेंसिंग वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। लेकिन सर जहाँ पे बैलेंस हो ही रहा है, आप खुद से कर पा रहे हो, तो वहाँ पे फिर इसको लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ पे आपसे बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा है तब इसको लगा सकते हैं, राइट। अब इसमें कोई स्टूडेंट पूछेंगे सर बैलेंस करके बनाएं या पीओसी से, मेरा आंसर रहेगा आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया। लेकिन ये ज़्यादा फ्रूटफुल कहाँ रहेगा, जहाँ पे आपसे बैलेंस नहीं हो पा रहा है, अब फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाना है, राइट। हाँ, कहाँ तक आप थे साथ में, ठीक है, यहाँ तक थे ना,
यहाँ तक ठीक है। तो मैंने बोला था कि ए ब्रैकेट क्या है, ए ब्रैकेट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, राइट। इसमें Na से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किए तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि सर इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 3 एटम होता है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, राइट, 3 है। तो यहाँ से पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या दिया, ये पूरा ब्रैकेट दिया टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड, करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में मुझे M3 का वैल्यू निकालना था, तो मैं इसका एडवांटेज लिया। M3 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ए वाला पार्ट, और उसको अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और अकॉर्डिंग टू POC दिस वन इक्वल टू दिस वन, Na और Na कैंसिल, तो क्या M3 यहाँ से वैल्यू हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट M3, इज इट राइट। इसका मतलब है कि अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे, यहाँ तक लिख लीजिए फास्ट। अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये वाला क्वांटिटी क्या था, मोल था, राइट, और ये वाला क्वांटिटी क्या था, मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। अरे पूरा क्वांटिटी क्या था, नंबर ऑफ एटम, समझ गए। इसका मतलब मास दिया रहेगा तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे, फिर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, और उसके बाद जिस एलिमेंट का पीओस लगाना है उसका एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जी राइट। चलिए यहाँ तक आ जाइए। तो सर अभी तो आपने M3 का ही वैल्यू निकाला है, अब यहाँ पे M2 का वैल्यू निकालने के लिए, तो अब M2 का वैल्यू के लिए आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि सर पोटेशियम पे पीओच लगाएं या क्लोरीन पे, राइट। कन्फ्यूजन ये होगा ना कि यहाँ पे, तो एक्चुअल में जितना पोटेशियम का एटम यहाँ पे रहेगा उतना ही पोटेशियम का एटम तो यहाँ पे रहेगा, या जितना क्लोरीन का एटम यहाँ रहेगा वही क्लोरीन तो यहाँ रहेगा। तो इस केस में पोटेशियम पे पीओसी लगाएं या क्लोरीन पे लगाएं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये राइट। तो अप्लाई POAC ऑन पोटेशियम। निबिर ज्वाइन किए हुए हैं? आप लोग को एक चीज़ ऑलवेज अलर्ट कर रहा हूँ, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए क्लास मेरा मत छोड़िएगा, नहीं तो एक बार अगर आप पीछे पड़ हो गए मुझसे, पीछे होते रहिएगा। और नहीं तो ये बात है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड सर्कल में पूछिएगा कि 10 क्लास छोड़ने से क्या होता है, क्या पीछे नहीं होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि स्कूल का एग्ज़ाम शुरू हो गया 5 दिन पहले से स्कूल, या आप 9-10 वाला हैबिट को छोड़ देना है। देखिए अब एक स्टूडेंट को बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे M1 बाई, फिर से बोलिए क्या मिला, ये बोलते रहिएगा। ए से डिवाइड किए मोल, मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिसिटी इसमें कितना है 1, M2 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ KCl इंटू Na। KCl में पोटेशियम का एटॉमिसिटी कितना है 1, Na और Na आपस में
कैंसिल, क्या यहाँ से M2 निकल जाएगा? बिकॉज ओनली अननोन इज M2, इज इट राइट? चलिए, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ूंगा। समटाइम्स मास ना देकर डायरेक्ट मोल दिया रहेगा, तब भी काम हो पाएगा। और आपको नहीं लगता है कि सर एन तो यहाँ बस हाथी का दांत है दिखाने के लिए, लास्ट में कैंसिल हो जाता है। एन देकर घबराना नहीं कि फिर से एन का वही 6.023 वाला आने वाला है, लेकिन एन रहने से कॉन्फिडेंस आता है, तभी तो मॉलिक्यूल्स के बाद एटम में पहुंच पाएंगे, राइट? ओके, और दूसरी तीसरी बात कि भाई अगर सर मास न देके मोल दिया रहेगा तो मेरा लाइफ और भी आसान हो गया। मुझे ए वाला कैलकुलेट करके दिया जा रहा है, राइट? क्योंकि मास से पहले मोल पे आया, मोल ही दे दिया, तो एक स्टेप मुझे सॉल्व करके दिया हुआ है, तो बस मोल में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट? चलिए यहां तक आइए, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम रुकिए, वेट कीजिए। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फिर से इसके बारे में सोचते रहिए। देखिए, फॉर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात बोल दिया, एग्ज़ाम में ये नहीं रहेगा, तो एग्ज़ाम में अगर बैलेंस हो पा रहा है तो बैलेंस करके सॉल्व कर लीजिए जिसमें आपको आसानी है, और जहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है वहाँ तो एग्ज़ाम में किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए। तो जहाँ पे बैलेंस हो सकता है वहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा बैलेंस करके ही सॉल्व कर लीजिएगा। ये ज़्यादा फ्रूटफुल कब है? जब बैलेंस आपसे नहीं हो पा रहा है। बट मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए इससे सॉल्व कीजिए। तो और KCl और O2 का मास बताइए फास्ट। एग्जैक्ट मास बताना है KCl का, और किसी 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट का आंसर मैच करना चाहिए।
सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। सब लोग का आंसर एक इस बार मैच करना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पीओसी पहले ऑक्सीजन पर लगा दिए, ऑक्सीजन तो 200 बाई हाउ मच मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3? देख तो मैंने सही किया। तो इतना, हाँ बोलिए। नहीं लेकर कर सकते हैं, यही तो फिजिकल केमिस्ट्री का खासियत है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी के लिए आपको खुश करने के लिए बोल दूंगा सर हो जाएगा, बाद में वहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है सबका? किसी एक का तो बताइए। क्या सबका इतना ही है मोटा मोटी? ठीक है। नाउ POAC किस पे लगाएं, क्लोरीन पे या पोटेशियम पे, या एक ही बात हो जाएगा? यहाँ पे एक ही बात हो जाएगा, तो POAC ऑन पोटेशियम, करेक्ट। चलिए, तो 200 बाई 122.5 इंटू Na इंटू 1 इक्वल टू मास ऑफ KCl डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ KCl? मतलब पोटेशियम का 39 लिया है ना, और इंटू Na, इंटू कितना करें, 1 करें, तो क्या यहाँ से मास ऑफ KCl आ गया कितना? 121 पॉइंट 121.64 लिख दें। चलिए, सबका इतना ही है। अच्छा स्टूडेंट, इस मास और इस मास को जोड़ी तो कितना आता है, देखिए तो। आना भी चाहिए था 200, नहीं। मास इज ऑल्सो नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, राइट, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो रिएक्टेंट साइड में टोटल मास 200 ग्राम लिए थे, राइट। अब 200 का 200 ग्राम खत्म हो गया, तो प्रोडक्ट साइड में भी तो 200 ग्राम रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्मार्टली, हालांकि आप इस तरीके से ही जाइएगा जैसा अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, बट अगर ऑक्सीजन का मास निकल गया तो बाकी तो KCl का ही बचता 200 ग्राम में से। हाँ, लेकिन एक काम मत कीजिएगा, ऐसे ही कीजिएगा, वो तो बाद में ऑब्जर्व कर लिए ना कि जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, किसी वजह से बोल रहा हूँ कि ऐसे ही कीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट सबका हो गया होगा, सबको समझ में आ गया। चलिए, अब इसको लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। पहले लिखिए, फिर समझिए और सॉल्व कीजिए।
चलिए, अच्छा बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 है बस ट्रीटेड बाय ए सीरीज ऑफ रिएजेंट। नहीं, इसका मतलब है कि K2CO3 में पहले कोई एक रिएजेंट दिए होंगे R1, मतलब कुछ कुछ डाल रहे हैं, उससे बना A, फिर उसमें सीरीज ऑफ फिर R2 डाले होंगे, बना होगा B, फिर R3 डाले होंगे, लैब में काम चल रहा है, ठीक है, बना होगा C, फिर ऐसे बहुत सारे रिएक्शन करते गए, राइट। अब तब जाकर लास्ट में क्या बना है, K2ZN3। क्वेश्चन तो पढ़कर यही लग रहा है ना कि बहुत रिएक्शन हुआ है, करेक्ट। FeCN6 और तब बोला गया कि इसका मास कितना होगा। ओके एवरीवन, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है, इस तरीके से काम कर रहे हैं कि यहाँ का जितना भी कार्बन है, ऑल कार्बन, बाकी पोटेशियम और ऑक्सीजन के लिए बात बोला गया है, पोटेशियम ऑक्सीजन के लिए श्योर नहीं है, बट कार्बन के लिए श्योर हैं कि यहाँ पे जितना कार्बन है उतना ही कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। इसका जितना कार्बन यहाँ पे उतना ही कार्बन यहाँ पे है, और ये रिएक्शन चाहकर भी आपसे बैलेंस नहीं होगा, मुझसे ही नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं R1 R2 क्या है, राइट। ओके, अब तब यहाँ और इसका मास दिया हुआ है 27.6 ग्राम और इसका मास निकालना है। तो देखिए, अब ये इसका मतलब है कि सर यहाँ पे पीओएच तो लगा सकते हैं, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में पीओएच लगा सकते हैं, राइट। लेकिन पीओएच किस पे लगाएंगे, जिसके लिए आप श्योर रहेंगे ना, यस, कार्बन पे, पोटेशियम पे नहीं लगा सकते हैं, ना ही ऑक्सीजन पे, राइट। पोटेशियम पे क्यों नहीं, क्योंकि पोटेशियम के लिए कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है एक्सपेरिमेंट में, कार्बन के लिए दिया गया है कि जितना कार्बन यहाँ रहेगा उतना ही कार्बन यहाँ पे रहेगा, तब आपको सोचना है। तो जिसके लिए आप श्योर रहेंगे, इस टाइप का लैंग्वेज में जिसके लिए आप श्योर रहेंगे, उसी पे पीओएच लगाकर आंसर आएगा, दूसरे से नहीं आंसर आएगा, इज इट राइट। इसका मतलब क्वेश्चन इटसेल्फ हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पे पीओएसी ऑन, और अगर यहाँ पे बैलेंसिंग का नहीं, पीओएसी का आइडिया नहीं रहता, एक क्वेश्चन नहीं बनता हम लोग से। ये मैं आरसीएम का ही क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। इसका मतलब अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन ओनली, तो क्या बोल सकते हैं 27.6, और इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट जो भी रहेगा K2CO3 138 इंटू Na, क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें कार्बन का एटॉमिसिटी कितना, फर्स्ट 1 ना, 2 कहाँ है, 1 है, राइट। डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, नीचे डेटा दिए थे, इनटू Na, क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस कंपाउंड में कार्बन का एटॉमिसिटी कितना, वेरी गुड 12। सर 6 तो अंदर में है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 हो जाएगा, राइट। वेरी गुड वेरी गुड। Na और Na आपस में कैंसिल, देखते हैं, दिस इज द पावर ऑफ पीओसी, यहाँ से M निकल जाएगा। सॉल्व करके बताइए, व्हाट द वैल्यू ऑफ M, 11.63 का आंसर में 11 यस बिल्कुल सही है, 11.6 ही है, 11.63, वेरी गुड, दिस इज आंसर। तो आपको आपके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं है कि बिना बैलेंस के हुए सॉल्व कर दिए। इसका मतलब जहाँ पे बैलेंसिंग आपसे नहीं हो पा रहा है तो किसको याद कीजिएगा, भाई ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र।
एक इनका समस्या हो रहा है, क्या नाम है आपका? अदर्स। कहाँ तक आप समझ मैंने बोला था? दिस वन। तो मैंने अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने POSC कार्बन पे लगाया, किसके बीच में? इसके और इसके बीच में। कार्बन पे ही क्यों लगाया, उसका आंसर दीजिए। सर क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन के लिए श्योर थे, राइट? क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन के लिए ही श्योर थे। दिस इज द वजह कि मैं बिटवीन K2CO3 एंड फाइनल प्रोडक्ट में सिर्फ कार्बन के बीच में POS लगा रहा हूँ। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इज इट राइट? ओके। तो यहाँ पे हम लोग POC तो क्या हम लोग यहाँ से ये क्या मिला, आप बोलते जाइएगा। सर नंबर ऑफ मोल Na से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल्स किसका? K2CO3 का। 1 से मल्टीप्लाई क्यों किए? सर कार्बन के एटॉमिसिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस कंपाउंड। इज इट राइट? Na से मल्टीप्लाई कर दिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन का एटॉमिसिटी 12 था। देखिए तो 12 है, 6 अंदर में और 2 से बाहर से मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12 हो गया, राइट? समझ में आ गया आदर्श? ओके। फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब मूल कॉन्सेप्ट में जितना भी क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं उसको घर पे दोबारा रफ में करना है, या फेयर करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। एक और क्वेश्चन कीजिए, लिखते जाइएगा साथ साथ। चलिए सॉल्व कीजिए। तरकीब मतलब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
किनका आंसर आया 81.28? नीरव। थोड़ा और लोग को बना दीजिए। कैसे सॉल्व किया जरा बताइए, तो आइडिया दीजिए कैसे बना। ओके, देखिए कुछ स्टूडेंट इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट। इसका कोई मतलब है भाई? आपको जिसके जिसके बीच में काम करना है उसको देखिए, बाकी किस में क्या डाले। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इतना सारा रिएजेंट डाले, उसको कितना मात्रा डाले, कितना अमाउंट डाले, उससे कोई मतलब था? तो हम लोग का इनिशियल तो ये था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और उससे फाइनली ये सब डालने से बना क्या? और जिसका प्रोडक्ट पूछा जाएगा उसी के बारे में केयर करेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन C12H27O3, करेक्ट। अब कितना बढ़िया से बोल दिया गया है, यहाँ पे जो जितना लिथियम है उतना ही लिथियम यहाँ पे रहेगा, करेक्ट। ओके, इसका मतलब इसमें इसके बीच में ब्यूटाइल अल्कोहल हाउ मच अमाउंट एडेड, इससे कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग को किस पे पीओएच लगाना था? लिथियम पे, राइट। अप्लाई पीओएच ऑन लिथियम। और इसमें थोड़ा सा आसान आपका लाइफ कर दिया गया कि डायरेक्ट लिथियम का मोल ही दिया गया था, इसका मोल ही दिया गया था, राइट। इनटू Na क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वन। और इसमें लिथियम का एटॉमिसिटी कितना है? 1 इक्वल टू, इसका मास पूछा गया ना तो m मान लेते हैं, m बाई व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस वन? आप लोग निकाल पाएंगे मॉलिक्यूलर वेट? 254 है। नीलव कितना है इसका मॉलिक्यूलर वेट? 254। ऐसे ही क्यों होंगे ना, लिथियम का कितना लिए थे एटॉमिक वेट? 7 प्लस 20, इसका 27 लिए हैं। अब +1, अब +12 इंटू 12 किए होंगे, अब +27, अब +48, इतना ही तो जोड़ना था। देखिए जोड़ कर कितना आता है? 254 इंटू Na, एंड व्हाट द एटॉमिसिटी ऑफ लिथियम? 1, करेक्ट। ये हमारा से मास निकाल लीजिए, जो भी सॉल्व कितना आता है सॉल्व करके, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना? चलिए, अब हेडिंग बनाइए, लिमिटिंग रिएजेंट। यस, अभी जो लिखे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। क्या नाम लिखा गया है? लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट द मीनिंग ऑफ, इस पर 5 मिनट पहले बात करेंगे, ठीक है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट? देखिए तो मैंने सही लिखा, इफ एनी रिएक्टेंट या रिएजेंट is consumed completely, right? मैंने लिखा कि इफ एनी रिएजेंट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली एंड अदर रिएजेंट इज लेफ्ट सम अमाउंट अनरिएक्टेड, तो हम लोग कोई भी रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ के बाद दूसरा लाइन में लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इज कॉल्ड, आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा लिमिटिंग, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस पे, लिमिटिंग रिएजेंट पे। आप जब पढ़िएगा बेसिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट तो ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो हुआ कि जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन 100% कंज्यूम होता है, इज राइट? तो वैसा दूसरा रिएजेंट जो थोड़ा बचा हुआ रह गया उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे या प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसका मतलब हुआ कि इफ़ एनी रिएजेंट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इज कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट, और इफ अदर रिएजेंट लेफ्ट सम अमाउंट अनरिएक्टेड देन दैट अमाउंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, करेक्ट? अब थर्ड पॉइंट, इस पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग को एक दिन हम बता रहे थे तो इसको ऐसे ही मान लीजिए, लेट अस सपोज, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है? बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं 10 kg चिकन है आपके पास, और मेरे पास मोटा मोटी मान के चलिए 400 ml मीठा तेल है, मतलब मस्टर्ड ऑयल, करेक्ट? ओके। और आपको बोला गया है आप किसी, मतलब होता ना खाना बनाने वाला कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़िया चिकन बनाना है, तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग कौन खर्च होगा आपको डिसाइड करना है। चिकन के अकॉर्डिंग मस्टर्ड ऑयल इतना ही है, ऐसा नहीं कि मार्केट से और खरीद के लाना है। तो चिकन के अकॉर्डिंग मस्टर्ड ऑयल खर्च होगा
अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा खाना बनाने का तो या यहाँ पे ऑयल के अकॉर्डिंग चिकन खर्च होना पड़ेगा। इसका मतलब सर मैं बता रहा हूँ सर, मोटा मोटी 1 kg चिकन में 200 ग्राम तेल लग जाता है, 200 ml, राइट। बढ़िया से बनाइएगा तो ऑलमोस्ट, या मान लेते हैं कि 100 ml ही मानते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सर इसके अकॉर्डिंग एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि इसका 100 ml से 1 kg बनेगा, अगर अच्छा चिकन, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है तो सर 400 ml से तो 4 kg चिकन ही बनेगा, करेक्ट। इसका मतलब ये तो 100% कंज्यूम हो गया, बट ये क्या 100% कंज्यूम हुआ? नो। तो इसका कितना बचा रह जाएगा सर? 6 kg तो बचा रह जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि हु विल डिसाइड बन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बना के रेडी किए खाने के लिए, वो प्रोडक्ट को किसने बनाया, किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना? 10 kg के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग? हु विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट? इज इट दैट विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट? नो, दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, राइट। इसका मतलब प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग। इसका मतलब है कि भाई बड़ा समस्या है, देख लीजिएगा ऑडियो को। तो मान लेते हैं कि मेरे हाथ के इस तरफ रिएक्टेंट है, इस तरफ प्रोडक्ट है, करेक्ट, 2 विंग्स, करेक्ट ना। तो भाई इस तरफ प्रोडक्ट बना है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना है वो इसने डिसाइड किया, नॉट इसने, राइट, जितना आप लेकर काम किए थे, पहली बात। अच्छा, अब यहाँ पे कौन किसके अकॉर्डिंग खत्म हो रहा है? चिकन के अकॉर्डिंग ऑयल खत्म हो रहा है या ऑयल के अकॉर्डिंग चिकन खत्म हुआ? यस, इसका मतलब है सर लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ नॉट इवन प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, अदरवाइज लिमिटिंग रिएजेंट आल्सो कंट्रोल रिएक्टेंट साइड। मतलब अदर देन लिमिटिंग रिएजेंट को छोड़कर जो बाकी दूसरा रिएजेंट रहेगा वो भी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही खत्म होगा, कंज्यूम होगा, राइट। इसका मतलब सर, इसका मतलब एक लाइन में बोल दीजिए, पूरा रिएक्शन को लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करके चलेगा, राइट। और रिएक्टेंट उसका दोनों विंग्स दोनों तरफ कंट्रोल करेगा। रिएक्टेंट साइड में दूसरा कैसे खर्च होगा वो भी लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा। अब बनेगा कितना प्रोडक्ट वो भी लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा। इज इट राइट? इसका मतलब है कि पूरे रिएक्शन का कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट के पास, करेक्ट ना। इसका मतलब क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, लिखेगा नहीं, मैं लिखवाऊंगा, बोल सकते हैं ना। और ये भी बोल सकते हैं कि अदर रिएजेंट विच आर नॉट लिमिटिंग रिएजेंट ऑल्सो कंज्यूम अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट ना एवरीवन? लिखिए, प्रोडक्ट फॉर्म according to limiting reagent. Is it right?
ठीक है ना। हो गया। हाँ हाँ, वैसा एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ तक आ गए, इसको हटा, इसको हटाया जाए। जैसे वेक्टर और मैथमेटिक्स फिजिक्स के अब हर चैप्टर में आएगा, वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हर जगह पे फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। आप में से जो भी वेजिटेरियन है वो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। और लिख लीजिए एग्जाम्पल समझने के लिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, इट इज़ नॉट कंपलसरी, बस समझ लीजिए, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, और डेटा में दिया हुआ था, ऊपर में पैकेट पे लिखा हुआ था 1 kg के लिए 100 ml चाहिए, करेक्ट ना एवरीवन, डोनाल्ड। चलिए अब बोलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जब आपका रिएक्शन हो जाएगा, कुकिंग ख़त्म हो गया, तो आपके पास एक कितना बचा, 0। और यहाँ पे या, तो जो डिफिनेशन, एक मेरे स्टूडेंट बोले थे कि सर जो कंज्यूम फर्स्ट या जो कंज्यूम कंप्लीटली, तो यहाँ पे विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो भाई दो ही था, दोनों एक साथ खत्म हो गया था, नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट का बात तब करेंगे ना जब एक ज़्यादा एक कम हो, और तब उसमें जो 100% कंज्यूम हो गया, राइट। इसका मतलब दोनों उसी प्रोपोर्शन में ही लिए थे, तो क्या बोलिएगा ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट का इंपॉर्टेंस तब रहेगा जब दूसरा कोई रिएजेंट बचा हुआ रह जाए, इट राइट। दोनों साथ साथ खत्म हो गया, देन नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इज इट राइट। इस टाइप का सिचुएशन जहां पे ये भी एट द एंड ऑफ रिएक्शन इसका अमाउंट पे 0, इसका अमाउंट पे 0, तो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तब बोलेंगे नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब इफ ऑल रिएक्टेंट कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ खत्म हो जाए, देन नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इज इट राइट। जितना आपने t इक्वल टू टाइम, इनिशियल टाइम में जितना सबका लिए थे, और जब वेन रिएक्शन ओवर और तब रिएक्टेंट में कुछ नहीं बचा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, नो वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट ना। शायद आपका क्वेश्चन यही था, राइट। बट उसमें भी एक और चीज़ है, यहाँ देखिएगा, तो एक और पॉइंट बनाइए, इफ ऑल reagents consumed simultaneously, then no one is limiting reagent। समझ गए।
इसको हटाएं। तो ये तो हो गया कि सर दिस द प्रॉपर्टी एंड क्राइटेरिया फॉर लिमिटिंग एंड। अब यहाँ पे हाउ कैन बी आइडेंटिफाई रिएक्शन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। तो हाउ कैन बी आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, इसका दो मेथड है। एक मेथड का नाम है मोल मेथड और दूसरे मेथड का नाम है इक्विवेलेंट मेथड। समझ गए? तो अभी तो मैं आपको इक्विवेलेंट वेट के जैसा कुछ चीज़ पढ़ाया नहीं हूँ, राइट? तो जब जहाँ पे इक्विवेलेंट वेट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस मुझे याद रहेगा, घबराइए नहीं। अब हर साल पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली याद रहेगा। तो अभी हम लोग मोल मेथड सीखते हैं, अब बाद में इक्विवेलेंट मेथड सीख लेंगे, करेक्ट? बट लिमिटेड रिएजेंट डिसाइड करने के लिए कितना मेथड मेरे हाथ में रहेगा? दो मेथड, एक मोल मेथड और एक इक्विवेलेंट मेथड। तो हेडिंग बनाइए मोल मेथड। मोल मेथड से सॉल्व करने के लिए एक क्राइटेरिया कंडीशन है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस, तभी आप डिसाइड करेंगे, अदरवाइज डिसाइड नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? लिखिए हो गया ना? तो पहला क्राइट कंडीशन क्या है कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, अनबैलेंस या बैलेंस? बैलेंस। और सेकेंड लिखिए दैट रिएजेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये मोल मेथड के लिए मैं बोल रहा हूँ, दैट रिएजेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट विच प्रोड्यूस least number of mole of product, which produce least number of mole of product. That reagent is the limiting reagent which produce least number of mole of product. देखिए मैं हाइपोथेटिकली एक समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस वन इज बैलेंस, मान लिया लेट अस सपोज दिस रिएक्शन इज बैलेंस, ओके ना? अब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ देखिए ऐसे एग्जाम्पल दिया रहेगा, समझ गया स्टूडेंट? और तब आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ डी आर प्रोड्यूस्ड। सी का कितना बनेगा और डी का कितना बनेगा। तो सबसे पहले तो अब आज के बाद फ्रॉम नाउ
आज के बाद सबसे पहले डिसाइड करना है कि रिएक्शन में हु इज द लिमिटिंग एजेंट। लगेगा कि नहीं, नो वन इज द लिमिटिंग, कोई बात नहीं है। तो एक्चुअल में ज़्यादा अमाउंट में कौन है, ए है या बी है? ज़्यादा अमाउंट में कौन है एवरीवन? ज़्यादा अमाउंट किसको बोलते हैं रिएक्शन में? एक मिनट, रिएक्शन में ज़्यादा अमाउंट किसको बोलते हैं? ये तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो आज लिखवाया कि ज़्यादा अमाउंट एक्सेस हो रहता है, जो बचा रह जाता है। मैंने ये लिखवाया कि नंबर ऑफ मोल जिसका ज़्यादा है। मेरे डिफिनेशन में कहीं पे ये बात था कि जिसका ज़्यादा मोल रहेगा उसको एक्सेस बोलेंगे? मेरे डिफिनेशन में था कि जो बचा रह जाएगा उसको एक्सेस बोलेंगे, राइट? रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 केजी दाल और 1 केजी नमक में कौन ज़्यादा अमाउंट में है? रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 केजी दाल में 1 केजी नमक डाल देंगे, देन तो रिएक्शन में आपको मैंने कहीं पे भी नहीं बोला है, रिकॉर्ड भी हो रहा है कि जिसका ज़्यादा मोल रहेगा उसको एक्सेस बोल दीजिएगा। मैंने बोला कि जिसका रिएक्शन जब ओवर होगा जो बचा रह जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्सेस, राइट? इसलिए मैं बहुत वाइजली इसका 12 मोल दिया था और मुझे पता था कि आप लोग इसका ज़्यादा मोल देख के इसी को ज़्यादा बोलिएगा, राइट? और जो मैं सोचा वही कमाल आप लोग किया भी, करेक्ट ना? चलिए देन हाउ, पहले डिसाइड करेंगे तो हाउ कैन बी डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए मैंने सबसे पहले तो कितना सी बनेगा और डी बनेगा, हु विल डिसाइड कि प्रोडक्ट कितना बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? द फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट? तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैं बहुत आसान मेथड आपको बता रहा हूँ डिसाइड करने के लिए, बहुत बढ़िया है। पहले मुझे नहीं पता है कि ए है या बी है, तो पहले मान लेते हैं। तो सर लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपने बोला है कि वैसा रिएजेंट जो लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे, राइट? बट प्रोडक्ट तो यहाँ पे मोर देन वन डिफरेंट टाइप है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो सी को लेकर डिसाइड करें या डी को? तो भाई सी को लेकर डिसाइड करेंगे, और सी जिसको लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा 200% गारंटी है डी भी उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा, करेक्ट? इसका मतलब इस कंफ्यूजन से हम लोग दूर हो गए कि प्रोडक्ट अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप रहेगा तो किसी एक को ले लेना है फॉर डिसाइडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट। मान लेते हैं कि मैं सी को लेकर सोच रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, करेक्ट? तो अगर ए के अकॉर्डिंग सी बनता, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ए, तो कितना बनता? अगर एक खत्म होता 100%, तो ऐसे बोलते हैं ना 4 मोल से 2 मोल, करेक्ट? 4 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 2/4, तो 12 मोल से कितना? 2/4 इंटू 12 मतलब 6 मोल। इसका मतलब अगर ए 100% खर्च होगा तो 6 मोल सी का बनेगा, इज इट राइट? और अगर अकॉर्डिंग टू बी बनता तो कितना बनता? सर 1 मोल से 2 मोल, इसका कोफिशिएंट 1 है ना भाई, 1 मोल से 2 मोल, तो 5 मोल से 10 मोल, करेक्ट? तो बोले विच वन प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ मोल एंड विच वन प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट? यस, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? मैंने बी नहीं लिखवाया है, पढ़िए ध्यान से। दो रिएजेंट विच प्रोड्यूस मोस्ट या लिस्ट, इसका मतलब है कि ए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, करेक्ट? और ए अगर लिमिटिंग एजेंट है मतलब ए एक्सेस अमाउंट में है, करेक्ट?
समझ गए? इसका मतलब अब ऑब्जेक्टिव में रहेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ सी आर प्रोड्यूस। तो करेक्ट आंसर 10 बोलिएगा या 6 बोलिएगा? हु विल डिसाइड द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट कितना बनेगा कौन डिसाइड करेगा? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सी के लिए करेक्ट आंसर 10 रहेगा या 6 रहेगा? तो सिर्फ आपने एक काम किया भाई, मैंने तो ये काम रफ में कर रहा था कि एक्चुअली में हु इज द लिमिटिंग एजेंट, राइट? उसको डिसाइड करने के लिए मैंने रफ वर्क किया था, करेक्ट ना? बट नाउ वंस वी डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट तो लिमिटिंग रिएजेंट ही बनाता है। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर रहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सी इक्वल टू 6। इज इट राइट? अब आपके सबके माइंड में थोड़ा सा भ्रम चल रहा होगा कि सर सी तो बता दिया, एक ए अकॉर्डिंग टू सी ए इज द लिमिटेड, डी के हो सकता है डी बी को बता दे, दिमाग में चल सकता है ना ये बात? तो इसको भी आज क्रॉस चेक कर ही लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ डी करके, राइट? ए के अकॉर्डिंग अगर डी बनता तो कितना बनता सर? 4 मोल से 3 मोल, राइट? ऐसे पढ़ते ना, 4 मोल से 3 मोल, तो 1 मोल से 3 बाई 4 इंटू 12 कितना 9। अब बी के अकॉर्डिंग करते तो सर 1 मोल से 3 मोल तो 5 मोल से 15 मोल, राइट? तो बताइए कि किसके अकॉर्डिंग डी का लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, डी है का नंबर ऑफ मोल कम है? तो भाई डी ने भी एक के पक्ष में ही वोट किया, राइट? तो ये तो पहले ही मैं बोल दिया था कि अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें से विदाउट वेस्टिंग टाइम किसी एक प्रोडक्ट को लेकर लिमिटिंग रेंज डिसाइड कर लीजिएगा। और कोई भी एक प्रोडक्ट जिसको लिमिटिंग रेंज बताएगा, सारा प्रोडक्ट उसी को लिमिटिंग रेंज बताएगा, राइट? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं समझ में आया? चलिए, इसका मतलब तो अब हर प्रॉब्लम में ऐसा मत कीजिएगा कॉन्फिडेंस के लिए कि नहीं सर ने बोला था थोड़ा सा इसका भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया ना कि सी ने जिसको बताया डी ने भी डी भी उसी को बताएगा, राइट? चलिए, हो गया? ओके। इस यस बिल्कुल पूछा जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया लेवल क्वेश्चन इस पर बनता है, मैं क्वेश्चन भी दूंगा, असाइनमेंट भी रहेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है ना कि आपको बस एक क्वेश्चन दे देगा कितना सी और डी बनेगा, तो सी और डी कितना बनेगा कौन डिसाइड करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? पूरे रिएक्शन किसके हाथ में? लिमिटिंग रेंज। नहीं बिल्कुल, हाँ 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 कर सकते हैं, लेकिन देखिए एज ए टीचर मैं वो तरीका बताता हूँ जो कि कम कॉम्प्लिकेटेड दिखे, राइट? डोनाल्ड का कहना है कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे सर कि प्रोडक्ट साइड में क्यों जाएंगे, बैलेंस करके ऐसे कर लेते हैं। इसका 4 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसका 1 मोल के लिए 1/4, तो 12 के लिए कितना चाहिए? 1/4 इंटू 12 3, राइट? इसका 12 खर्च होने के लिए इसका 3 चाहिए था, 3 है। उल्टा भी तो कर सकते थे, 20 से 1 का चेक करते हैं, इसका 1 मोल के लिए इसका 4 मोल, इसका 5 मोल के लिए इसका 20 मोल चाहिए था, राइट? बट इसके पास 20 है नहीं, आप यही एक्चुअली यही बोलना चाह रहे थे, करेक्ट? लेकिन देखिए मुझे लगता है कि ये बात से बेटर है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है? लेकिन जब आपका थोड़ा जैसे जैसे लेवल बड़ा होगा, अब एक बार आप जान गए स्कूटी चलाना, तो भाई आपको पता है कि कहाँ पे गड्ढा है, कितना ब्रेक लगाना है, कितना उस वहाँ पे एक्सीलेटर रखना है। बट शुरू में तो आपको लाहे चलना पड़ेगा ना। शुरू में गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, अचानक से एकदम बिल्कुल ऐसा तो नहीं ना मोड़ पे बिल्कुल एंगल जो रहता है वो सब कुछ समझ के आप कर रहे हैं, बहुत आराम से बहुत अलर्ट होकर चलाते हैं। इतना अलर्ट रहते हैं कि ब्रेक लगाने की जगह पे क्लच दब जाता है और उल्टा पुल्टा होना स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे होता है। इसलिए अभी जब आगे आपका लेवल जाएगा तो चीज़ों को किसी भी तरीके से आप घुमा लीजिएगा, बट अभी थोड़ा सिस्टमेटिक चलेंगे, करेक्ट? ओके एवरीवन,
चलिए अब इसी क्वेश्चन में, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए, अब इसमें मैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एंड डी आर प्रोड्यूस्ड, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सी और डी का कितना प्रोड्यूस होगा वो कौन डिसाइड करेगा? यस, तो सी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा, ए के अकॉर्डिंग बनेगा, राइट। और रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन जब ओवर हो जाएगा तो आपके पास ए रहेगा? नहीं रहेगा। बट व्हाट अबाउट बी? बी रहेगा क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है, राइट। तो सी और डी कितना बनेगा, जल्दी से बोलना है। तो सर 2/4 इंटू 12 किए हैं, ए लिमिटेड रेंज के अकॉर्डिंग। सेम और नंबर ऑफ मोल ऑफ डी सर 3/4 इंटू 12, 9 मोल। देखिए तो सही आंसर है। अब होगा क्या, जिनको लिमिटिंग रिएजेंट का ज्ञान नहीं रहेगा वो तो हो सकता है कि जल्दीबाजी में बी के अकॉर्डिंग आंसर दे के आ जाएंगे। अब वो भी एक ऑप्शन में रह सकता है, बट करेक्ट आंसर इज दिस वन। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बी टेकन और माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी रिएक्टेड। लिए कितना थे और खत्म कितना हो गया? तो लिए कितना थे, 5। और बी, अब यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग ए खर्च होगा या ए के अकॉर्डिंग बी खर्च होगा? वेरी गुड। तब तो बी कितना खर्च होगा वो कैसे निकालिएगा? तो सर ऐसे लिखेंगे, 4 मोल के लिए कितना मोल चाहिए, 1 मोल, राइट। ऐसे नहीं लिख रहा हूँ कि 1 मोल के लिए 4 मोल चाहिए, 4 के लिए 1 चाहिए क्योंकि ए के अकॉर्डिंग बी को हम लोग सोच रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ ए के लिए 1/4, करेक्ट। तो 12 मोल ऑफ ए के लिए 1/4 इंटू 12, हाउ मच? इसका मतलब जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो इसमें से 3 मोल चला जाएगा, बचेगा कितना, 2 मोल, राइट। समझ गए? तो कौन बचा रह गया, बी बचा रह गया, ये राइट। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। फिर इसमें थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, मतलब एक्सेस रिएजेंट का कितना परसेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना हु इज द प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो 12 और 5 देखकर नंबर से डिसाइड कीजिएगा या लिमिटेड रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन, करेक्ट। रिएक्शन में कितना गया, लिए कितना थे, इंटू 100, इज इट राइट। रिएक्शन में कितना गया बी का, लिए कितना थे, तो कितना परसेंट हो गया, 60%। इसका मतलब बी का 60% ही खर्च हुआ तो 40% बचा रह गया, राइट। चलिए, तो अब मोल मेथड से आप लोग क्या लिमिटिंग रेंज डिसाइड कर लेंगे। अब पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, लिमिटिंग रेंज। ओके, इसको हटाएं। चलिए,
टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल का फार्मूला क्या है? कितना? वेरी गुड। मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू 0। वेरी गुड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट का फार्मूला क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। इज इट राइट? किसके लिए वैलिड है बोर मॉडल? मतलब हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, बोरॉन 4 प्लस, कार्बन 5 प्लस के लिए, राइट? बोर मॉडल में स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या था? रुका हुआ ऑर्बिट। यस, जब उस में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, राइट? चलिए, विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? एक बार निकाल के देखिए, जो अभी सिखाए थे लिमिटिंग। सब लोग सॉल्व करेंगे, गेस थोड़े होगा। सॉल्व करने के बाद जो बनेगा वो आएगा आंसर, राइट? मैं तो ऐसे करता, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी ए के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आएगा कितना? 3/2 इंटू 6 मतलब 9, राइट? अब बी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 3/4 इंटू 12 मतलब 9। तो ए और बी अगर सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ सी दिया, मतलब कोई भी कम और ज़्यादा नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि इस केस में नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट? इसका मतलब ए और बी एक साथ 100% कंज्यूम होगा, राइट? तो जब रिएक्शन ओवर होगा तो इसका अमाउंट कितना रहेगा? 0। और इसका अमाउंट भी कितना रहेगा? 0। और इसका कितना बनेगा? 9। और डी का कितना बनेगा? तो अब यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा, बी के अकॉर्डिंग या किसी भी के अकॉर्डिंग कर लीजिए, सेम ही आने वाला है, राइट? तो डी का कितना बनेगा? 15। समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। थ्री मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट is reacted with 3 mole of sodium carbonate reacted with 6 mole of HCl. Find the volume of CO2 gas produced at STP. Find the volume of CO2 gas
प्रोड्यूस एट एसटीपी। रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट को अगर HCl के साथ मिलाइएगा तो NaCl बनेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगा, अब प्लस H2O। देखिए तो बैलेंस है। अब थोड़ा सा हैबिट डालते हैं, पहले लिमिटिंग एंड डिसाइड करके बनाने का। विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? वेरी गुड, नो वन इज द लिमिटिंग, राइट। यहाँ पे जब निकालिएगा तो एक्चुअली दोनों में से कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है, तो बोथ आर कंज्यूम साइमल्टेनियसली, राइट। तो जब रिएक्शन ओवर होगा तो ए भी आपके हाथ में जीरो रहेगा, ए भी जीरो रहेगा। तो बोलिए NaCl का कितना बनेगा? 1 मोल से 2 मोल, तो 3 मोल से कितना? 6 मोल। डायरेक्ट हो गया ना। इसका 1 मोल से 1 मोल तो 3 मोल से 3 मोल, इसका 1 मोल से 1 मोल तो 3 मोल से 3 मोल, राइट। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बात करें प्रोडक्ट का या इसके अकॉर्डिंग, या दोनों के अकॉर्डिंग सेम ही आंसर आएगा। अब फिर निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। तो क्या लिख सकते हैं? मोलर वॉल्यूम ऑफ STP, क्योंकि एक ही कंडीशन का हम लोग को याद रहता है, बाकी कंडीशन के लिए तो PV इक्वल टू NRT लगाना पड़ेगा। इज इट राइट? बट 99% श्योर है कि मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर में आपके टीचर STP का कंडीशन ही देंगे, क्योंकि PV इक्वल टू NRT स्कूल में जिक्र अभी नहीं किए होंगे मोल कॉन्सेप्ट में, राइट। शायद नहीं किए होंगे जिनका भी स्कूल चल रहा है। कितना लीटर हो जाएगा? समझ गए? चलिए तो नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम रहेगा। यस, हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब आफ्टर नाउ, मतलब अभी के बाद, तो हम लोग सबसे इस टाइप का क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या डिसाइड करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट। अब हाँ ना बोलते नहीं है, डाउट पूछ के चुप हो जाते हैं। ओके रणदीप, तो लिमिटिंग डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप किसी एक को पकड़ लीजिए, मान लीजिए NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट के अकॉर्डिंग कितना मोल ऑफ NaCl बनता? 6। और HCl के अकॉर्डिंग कितना NaCl बनेगा? तो दोनों के अकॉर्डिंग तो सेम ही बना, राइट। इसका मतलब नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट। और अगर इफ नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इट मीन्स बोथ आर कंज्यूम साइमल्टेनियसली, इज इट राइट। इसलिए इसका 0 दिया, इसका 0 दिया, करेक्ट। और जब एक दोनों 100% खत्म हो रहा है तो सर NaCl, CO2 और वाटर, अब किसके अकॉर्डिंग सोचें? इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग? भाई आप किसी के अकॉर्डिंग सोच लीजिए, सेम ही आंसर आएगा। मैं इसके अकॉर्डिंग सोच लिया तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 से 2, 1 मोल से कितना मोल? 2 मोल। तो इसका लिए कितना है? 1 मोल लिए हैं या 3 मोल लिए हुए थे? तो समझ में आ गया? ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, इज इट राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलो अटेंडेंस लगा लिए थे ना? हाँ, यस, मॉडल अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन।